दोस्तों, वर्ल्ड वॉर का नाम सुन के हमारे सामने एक ही चीज आती है, यानी कि एक ही दृश्य सामने आता है। खून खराबा, बम और मिसाइल की आवाजें और बहुत कुछ। और ये सब सामने आना जायज भी है, क्योंकि अभी तक हमारे पृथ्वी पर 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं और उसका नुकसान हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। और ये चीज जापान के लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। पर फ्रेंड्स, आज के दिनों में वर्ल्ड वॉर एक कॉमन शब्द हो चुका है, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई कंट्री सुपर पावर बनना चाहती है। पर दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सुपर पावर कंट्री ऐसे ही नहीं बना जाता। उसके लिए ज़रूरी होता है देश की स्ट्रॉन्ग जीडीपी, आर्मी के बेस्ट वेपन्स, मजबूत आर्म्ड फोर्सेस, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो देश एक न्यूक्लियर पावर्ड देश हो। पर दोस्तों, हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर कितना खतरनाक होता है। उसके बावजूद भी क्यों दुनिया के सारे देश सुपर पावर बनने की रेस में लगे हुए हैं, और उसकी वजह से हमें वर्ल्ड वॉर 3 का भी खतरा है। पर आज के समय की सिचुएशन देखते हुए हमें तो यही लगता है कि कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है व्हाट इफ वर्ल्ड वॉर 3 हैपन। सो जब भी दुनिया की सबसे घातक वॉर का नाम आए, तो आज के जमाने के हिसाब से हमारे दिमाग में सबसे पहले वर्ल्ड वॉर का नाम ही आता है। और दोस्तों, आए भी क्यों नहीं, क्योंकि अब तक के इतिहास में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, और ये माना जाता है कि उसमें से वर्ल्ड वॉर 2 सबसे खतरनाक था, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिविलियंस और आर्मी सोल्जर्स की जानें गई थी। वर्ल्ड वॉर इसलिए भी खतरनाक होता है क्योंकि बहुत सारे देशों ने लंबे समय तक उसकी मार को झेला होता है, और कुछ देश तो आज भी वर्ल्ड वॉर में होने वाले नुकसान के सामने लड़ रहे हैं। पर यह वर्ल्ड वॉर होता क्या है और क्यों होता है? तो दोस्तों, आप लोगों को वर्ल्ड वॉर का बेसिक नॉलेज तो होगा ही, जैसे कि इसमें अपने अपने एलाइज देश दुश्मन देशों पर अटैक करते हैं, यानी कि अपने दुश्मन देश के साथ युद्ध करते हैं। आज की बात करें तो 2 बड़े देशों का वॉर कभी भी वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रसिया और यूक्रेन का वॉर, जो अभी चल रहा है, जिसमें से एक भी देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पता है कि आप यही सोच रहे हो कि इस वॉर को वर्ल्ड वॉर का नाम किसने दिया। तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वॉर का नाम 1940 में जर्मन बायोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर एर्नस्ट हैकलर ने दिया था। मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में एर्नस्ट हैकल के हिसाब से ये वॉर इतना बड़ा था कि इसकी असर पूरे वर्ल्ड पर हुई थी। बल्कि वर्ल्ड वॉर को दूसरे देशों में ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता था, और धीरे धीरे लोग इसे ग्रेट वॉर की जगह वर्ल्ड वॉर के नाम से जानने लगे। ये सब देख के आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की शुरुआत कैसे हुई। 28 जून 1940 एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर देता है, और इस एक घटना की वजह से जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चलती है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें जाती है। एक ऐसी वॉर जिसमें आधे से ज्यादा एंशिएंट एम्पायर खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी वॉर जो ढेर सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स पर लड़ी जाती है। आज के दिन हम इस वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो इसकी शुरुआत 2 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच में हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 से ज्यादा खतरनाक और घातक थी, जिसमें न्यूक्लियर बम का भी यूज किया गया था। जर्मनी ने जब पोलैंड पे हमला किया, तब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। पर वर्ल्ड वॉर 2 ज्यादा भयानक तब हुई जब यूएसए ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमला किया। इस वॉर में भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। और दोस्तों, हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि
वर्ल्ड वॉर कितनी खतरनाक होती है और इसका नतीजा कितना बुरा होता है। पर दोस्तों, एक बात तो आपको भी पता है कि यूक्रेन का पंगा किसी भी सुपर पावर देश से पड़े, जैसे कि यूएसए, रसिया और इवन इंडिया से भी पड़े, तो वो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यूक्रेन और रसिया के बीच में वॉर कैसे शुरू हुई और क्यों हुई? क्या ये वॉर वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है या नहीं? चलिए जानते हैं। यूएसए नाटो के बहाने रसिया के बॉर्डर वाले देशों में अपनी मिसाइल्स फिट कर रहा है। अगर ऐसा इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाकर अपने मिसाइल्स इंस्टॉल करता तो भारत भी बिल्कुल चुप नहीं बैठता। बिल्कुल ऐसा ही रशिया ने किया है। यूक्रेन यूएसए के इन्फ्लुएंस में आके नाटो ज्वाइन करने वाला था और रशिया ये नहीं चाहता था कि उसका दुश्मन देश यूएसए उसके इतने करीब आ जाए। तो रशिया ने यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो भी यूक्रेन नहीं माना। फिर बाद में रशिया ने युद्ध की शुरुआत की। और दोस्तों, ये सब कुछ आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से चल रहा था। यूक्रेन भी पहले सोवियत यूनियन का ही एक हिस्सा था और 1991 में सोवियत यूनियन से अलग हो गया और पहले यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन थे, यानी कि यूक्रेन भी पहले एक न्यूक्लियर पावर्ड देश था। और 1994 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जो कि रशिया के बहुत करीब थे, उन्होंने एक ट्रीटी के अनुसार यूक्रेन के सारे न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करवा दिया और रशिया को अब यूक्रेन से कोई भी न्यूक्लियर वेपन का खतरा नहीं था। इसीलिए रशिया अभी अपनी मनमानी कर रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रशिया 2070 से ही अपने आप को एक बड़े वॉर के लिए रेडी कर रहा था और रशिया को पता था कि ये वॉर बहुत ही लंबा चलने वाला है। इसके लिए रशिया पहले से ही तैयार था। और दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि सीक्रेटली व्लादिमीर पुतिन, जो कि आज रशिया का प्रेसिडेंट है और वही दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान है। We are have 5 shocking facts about Vladimir Putin that you didn't know। आज पुतिन के पास 43 जेट प्लेन्स है, 7000 से भी ज्यादा कार्स है और एक गोल्ड से बन। आज पूरे यूरोप ने रशिया पर कई सैंक्शंस लगाए हैं, पर रशिया को इसका फर्क नहीं पड़ेगा। यूरोप कंट्रीज ने तो रशिया को यूरोप की सिटीजनशिप देने पर भी बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से रशियन बिजनेसमैन को बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। अमेरिका रशिया पर अभी कई सारे बड़े बड़े सैंक्शंस लगा रहा है। उसमें से एक मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल ने अपने प्रोडक्ट जैसे कि आईफोन, मैकबुक, आईपैड और अन्य हार्डवेयर प्रोडक्ट की बिक्री पर तो रशिया में रोक लगा दी गई है। यूईएफए और फीफा ने तो रशियन फुटबॉल टीम पर ही बैन लगा दिया है और ऐसे कई सारे बैन अमेरिका द्वारा रशिया पर लगाए गए हैं। अगर मैं उस सैंक्शंस को बताने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि अमेरिका ने रशिया पर कौन कौन से सैंक्शंस लगाए हैं तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना, और आपके कमेंट ज्यादा हुए तो हम उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। और इसे जितने भी इंटरनेशनल मीडिया और न्यूज चैनल है जो कि अमेरिका के प्रायोजित है, वो इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुतिन एक एग्रेसर है, वॉर क्रिमिनल है, जिसने अपने छोटे से पड़ोसी देश पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर डाला है और वो छोटा सा देश एक हीरो की तरह अपनी आजादी के लिए अकेला खड़ा है। जिस तरीके से ये माहौल बनाया गया है उससे पुतिन और रशिया का उतना नुकसान नहीं हुआ है, उससे ज्यादा लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि पुतिन आइसोलेट हो चुके हैं। जरूर इन सैंक्शंस का असर पड़ेगा, लेकिन मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है, पुतिन ये सब देखकर बौखला गए हैं, पूरी तरीके से बौखला गए हैं और ये उसे और उकसा सकता है पुतिन को एक बड़ा खतरनाक कदम उठाने के लिए। पर दोस्तों, आप पुतिन के बारे में जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अमेरिका की सलाह ले रहे हैं और वो गोरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को बोला कि वो अपनी मिसाइल्स को सिविलियंस वाले इलाके से फायर करे, क्योंकि जब रसिया जवाबी फायर करे तो यूक्रेन के सिविलियंस मरे और अमेरिका रशिया को एक एविल की तरह इंटरनेशनल मीडिया में दिखा सके। और ये सब देख के रशिया ने कहा कि
हम यूक्रेन के सिविलियंस के लिए 12 घंटे तक हाईवे पर फायरिंग रोक देंगे और हाईवे को ओपन कर देंगे। उसके ऊपर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि यूक्रेन की जनता रशिया के सोल्जर के साथ लड़ेगी। ये सब अमेरिका की एक चाल है, क्योंकि वो डायरेक्टली तो इस सब में इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसीलिए यूक्रेन से ये सब करवा रहा है और रशिया को इंटरनेशनल मीडिया में एक वॉर क्रिमिनल की तरह बता रहा है। और ये वॉर कभी भी एक न्यूक्लियर वॉर बन सकती है, क्योंकि अभी अभी एक बयान निकल के आया है। अगर वो बयान पुतिन के मुंह से आता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन ये बयान जो निकल के आया है वो पुतिन ने नहीं दिया है, बल्कि रूसी विदेश मंत्री द्वारा बुलवाया गया है, ये आप कह सकते हो। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्जी लेवरोव ने कहा कि रशिया विल नॉट अलाउ यूक्रेन टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन, यानी कि रशिया यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो न्यूक्लियर वॉर होगा। पर यह बात पुतिन कह देते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन ये बात उन्होंने अपने विदेश मंत्री सर्जी लेवरोव से कहलवाई है। ये बात सुनकर तुरंत ही अमेरिका न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए तैयारियां शुरू कर चुका है। इस सब के बीच में भी रशिया इंडिया का साथ नहीं छोड़ रहा है। रशिया इंडियंस पर अटैक नहीं कर रहा है, यानी कि जिसके पास भी इंडिया का फ्लैग है तो उसे रशिया नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और तो और यूक्रेन में फंसे हुए इंडियन स्टूडेंट को वापस लाने के लिए उन्होंने ये अटैक 8 घंटे तक रोक भी दिया था। और इस बीच रशिया ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला किया है। अगर इस हमले में न्यूक्लियर पावर प्लांट को ज्यादा नुकसान हुआ तो न्यूक्लियर विस्फोट भी हो सकता है। और आपको हम बता दें कि ये पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पर यूक्रेन ने कहा है कि पावर प्लांट को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और यही नहीं, इस वॉर के बाद स्पेस एजेंसी में भी तहलका मच चुका है। रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाली रॉकेट से कुछ देशों के फ्लैग को हटा दिया है, लेकिन इस रॉकेट में इंडिया के फ्लैग को नहीं हटाया है। रशियन स्पेस एजेंसी के प्रमुख डिमिट्री रोगजिन ने एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बैकनूर में हमारी टीम ने फैसला किया है कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के फ्लैग के बिना ही बेहतर दिखेगा। रशिया ने तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी पृथ्वी पर गिराने की बात की है। पर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस वॉर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहां से बीच में आ गया, तो इसे भी थोड़ा जानते हैं। 20 नवंबर 1998 के दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था। तब उस वक्त इस प्रोजेक्ट को 2 देशों की स्पेस एजेंसी ऑपरेट कर रही थी, जिसमें से एक तो थी अमेरिका की नासा और दूसरी थी रॉसकॉस्मोस, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है। और आगे चल के इसमें 3 और स्पेस एजेंसी ज्वाइन हो गई, जो कि थी जापान की जेक्सा, यूरोप की एसा और कनाडा की सीएसए। लेकिन 5 एजेंसी के एक साथ जुड़ने के बाद भी टेक्नोलॉजी, मैन पावर और बाकी सभी चीजों में रॉसकॉस्मोस का सबसे बड़ा योगदान रहता है। जहां ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रशियन स्पेस एजेंसी और वहां के टेक्नीशियन और वर्कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आधे से ज्यादा काम करते हैं, जिसमें ऑपरेशन से लेकर उसमें मेंटेनेंस तक हर एक चीजों को हैंडल करते हैं। और ये सारे रशियंस जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे हैं, वो सब काम करना बंद कर दे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। और ये सब क्यों हो रहा है ये तो आप जानते ही हो, इस वॉर के कारण ये सब हो रहा है। आगे आपने देखा कि वॉर के कारण अमेरिका रशिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और इस गुस्से के कारण अमेरिका ने लगभग रशिया की हर एक चीज पर बैन लगा दिया है। और ये सब जब अमेरिका ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहा तो रशियन स्पेस एजेंसी के प्रमुख डिमिट्री रोगजिन ने कहा कि अगर हम इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एक रशियन साइंटिस्ट काम करना बंद कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद एक फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सीधा पृथ्वी पर गिरने लगेगा। और आगे उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति आगे हुई तो रशिया को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा और रशिया के ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के गिरने के
चांसेस भी 0% है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ISS का जो ऑर्बिटल पाथ है वो कभी भी रशिया के ऊपर से नहीं गुजरता। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कभी भी रशिया के ऊपर से नहीं निकलता। तो अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कभी रुक भी गया तो वो अमेरिका पे गिर सकता है, कनाडा में गिर सकता है, इंडिया में और चाइना पर भी गिर सकता है। अगर ये सिचुएशन हुई तो युद्ध किस तरह का रूप ले सकता है ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि नासा ने रोसकॉस्मोस को ये कहा कि इस वॉर का आपसे कोई भी लेना देना नहीं है और इसीलिए आप अपने काम को लगातार जारी रखिए और इस तरह का कोई भी बेवकूफ़ी भरा कदम मत उठाइए। लेकिन इस बात का आज के समय रशिया क्या मतलब निकाल ले ये अपने आप में एक चिंताजनक बात बन जाती है। इंडिया तो कल भी जंग के खिलाफ था, आज भी जंग के खिलाफ है और आगे भी हम जंग के खिलाफ ही रहेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है जो शांति से सुलझाया ना जा सके। और हमारी तो सबसे यही विनती रहेगी कि जल्द से जल्द ये वॉर खत्म हो जाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये वॉर एक वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है या नहीं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मुझे ये उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी ये सब बातों को जान सके। आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।